system of particle and rotational motion। ठीक है, तो दो पार्ट हमारे इसमें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेकंड वन इज योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, सिस्टम which consists of n number of particles of different masses is said to be my system of particles, right? Say it's my position, इस मास की पोजीशन मेरी r1 है, इस मास की पोजीशन मेरी r2 है, इस मास की पोजीशन मेरी r3 है, इस मास की पोजीशन मेरी r4 है, इस तरीके से अप टू rn। तो अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम बनाते हैं तो एक पॉइंट होगा जहां पर ये सारे मास कंसंट्रेटेड कहलाएंगे, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में अभी बोतल है, ठीक है, तो इस बोतल पे हमारे पास में कैसा एक ये पार्ट है हमारा, एक ये पार्ट है, और भी कोई इसमें पार्ट हो सकते हैं। तो ये अगर हमने कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करके हमारे पास में पूरा एक सिस्टम बन गया। तो हर किसी पार्टिकल का अपना अपना इंडिविजुअल मास है, तो लेकिन जब हमने इसको कंबाइन कर दिया तो एक कंबाइंड बॉडी बन गई, और तो उसका जो कंबाइंड मास होगा वो जिस पॉइंट पे अप्लाई करेगा, यानी जिस पॉइंट पे आपका कंसंट्रेटेड होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। कोई भी बॉडी है जिसके पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सो हर पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल मास है, से m1, m2, m3, m4 m। तो अगर हमारे पास ये कंबाइंड पार्टिकल है तो इस कंबाइंड मास होगा हमारे पास में से कैपिटल M, दैट विल बी इक्वल टू से m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट mn। ये जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कहलाएगा उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने होते हैं। ठीक है, जैसे इसी को हम ले लेते, देखिए इसमें हमारे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल इसका अपना मास है, इसका अपना मास है, इसका अपना मास है। ठीक है, अब जब ये हमारा पूरा कंबाइंड हो गया एक सिस्टम, तो इसका एक सारा जो टोटल मास है, यानी सबका मास मिला के वो एक किसी पॉइंट पे अप्लाई होगा, एंड दैट पॉइंट इज सेड टू बी माय सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आई थिंक सेंटर ऑफ मास सबको क्लियर है। तो मान लीजिए अगर m1 हमारा जो m1 मास है वो r1 पोजीशन पे है, m2 मास आपका r2 पोजीशन पे है, m3 मास आपका r3 पोजीशन पे है। ठीक है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स में। तो जो टोटल मास होगा हमारे पास में, टोटल मास m, it will be equal to m1 plus m2 plus m3 डिवाइडेड बाय प्लस mn। ये जिस पॉइंट पे अप्लाई करेगा उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज सेड टू बी योर RCN। हम इसे RCN बोलते हैं, R इज द पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। इट विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट mn rn। ठीक है, हर किसी की इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, यानी समेशन ऑफ टोटल मास, दैट्स योर m। सो इज योर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 mn rn। टोटल मास हमारा वो है m1 प्लस m2 प्लस m3 टू m, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं RCN कैन बी रिटन एज, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ राइटिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स में दिस इज सेड टू बी सिग्मा, सिग्मा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi r। आई हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसको लिखने का तरीका है जैसे आपका 1 2 3 4, तो हमने आई को लगा दिया यहाँ पर mi ri सिग्मा 1 i इक्वल टू 1 to n।
तो इसको हम लिखने का तरीका था, डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ mi i इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा एक लिखने का मेथड होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, राइट। अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा हमारे पास कोई इस तरीके का एक टी जॉइंट है, ठीक है, कोई टी जॉइंट है, जैसे आपकी टेबल भी होती है, टेबल भी हमारी इसी तरीके की फॉर्म होती है, जो टेबल होती है, ठीक है। एक ऊपर बोर्ड होता है, ठीक है, इधर हमारे 4 अलग अलग उसके, ठीक है, कॉलम से लगे होते हैं। तो अगर हम उसको टोटल को मिला दें तो एक हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनता है। ये हमारा रूम है, इस रूम में भी हमारे पास में, ठीक है, अलग अलग कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, ये सब हमारे। तो मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2, इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मुझे कंबाइंड पूरे बॉडी का मास कितना होगा मेरा m1 प्लस m2, तो मान लो इसका जो सेंटर, ये हमने इसकी कोऑर्डिनेट पोजीशन मान ली से, दिस इज माय ओरिजिन पोजीशन, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्सिस। यहाँ से इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, अब ये m1 है, इसका कहीं पे यहाँ पर होगा मान लीजिएगा, तो इधर इसका मान लीजिएगा x1, x एक्सिस में मास m1 का जो सेंटर है वो x1 पॉइंट पे है, y एक्सिस पे ये आपका y, m2 का मान लीजिए हम x2 है और y एक्सिस में ये y2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यही पोजीशन हमें m1 के लिए मान लीजिएगा, आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया फॉर m1 इट्स योर r1 एंड फॉर m2 इट्स योर पोजीशन वेक्टर दैट्स योर r। तो हमारे पास में सीधे सीधे RCM हो जाएगा, दैट्स योर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे रखा है, यानी उसके x एक्सिस और y एक्सिस हमें पता है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें भी हमारे पास में x की है, यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा आपका। तो हम जो मास है हमारे पास में उनके x कोऑर्डिनेट रखेंगे अपॉन में m1 प्लस m। और अगर हमें YCM निकालना है तो हम उसके y कोऑर्डिनेट रखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट की फॉर्म में निकालना है, जनरली हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में निकालेंगे, तो हम x के केस x निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट, तो x उसके मास के x कोऑर्डिनेट रखेंगे यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल निकालने के लिए वर्टिकल, ठीक है। बाकी इसमें और न्यूमेरिकल से और ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। इससे पहले ही मैं आप लोगों को देखिए बता चुका हूँ, हमारे जो मोशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसलेशनल, एक होते हैं रोटेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन जो होते हैं हमारे पास में, जिनको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, और रोटेशनल मोशन को हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं। हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, उसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो मैंने अभी आपको बताया सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो वो बॉडी डिस्प्लेस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी जो मोशन होता है वो होता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास में उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास ना करेगा, राइट। तो ये बॉडी क्या करेगी, अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ ऐसे करके रोटेट करने की कोशिश करेगी, तो दैट इज सेड टू बी माय रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुके ट्रांसलेशनल, व्हेनेवर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, आर इन लीनियर डायरेक्शन और आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल है हमारे पास में, कोई भी सिस्टम है, हमने इस पर फोर्स लगाया, तो ये सारे के सारे पार्टिकल जो भी है इसके अंदर मान लीजिए ये सब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन इट इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव ना करें, ठीक है,
अलग अलग डायरेक्शन में, यानी ये इसकी टेंडेंसी होगी ऐसे घूमने की, ये स्टेशनरी हो सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, या फिर सर्कल में रिवॉल्व करने की कोशिश करें तो वो मोशन होता है हमारे पास में रोटेशनल मोशन। तो जब भी हमारे पास में, वैसे मैं आपको मेन कोर्स बता दिया, ये दोनों फोर्स के ही मोशन जो होता है फोर्स की वजह से होता है। अब फोर्स जो होता है हमारे पास में वो दो टाइप का होता है, कंसिडर करना है। वन इज सेड टू बी योर इंटरनल फोर्स एंड अनदर इज सेड टू बी योर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स जैसे मैंने आपको बताया, देखिए कोई सिस्टम है मेरे पास में जिसके पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे m1 m2 m3 m4, ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बट सिस्टम के अंदर लगा रहे हैं, मीन सिस्टम से बाहर नहीं है, तो वो सभी फोर्सेस मेरे इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स में इस पर अप्लाई कर रहा हो, इसको मोशन में लाने के लिए, मूव करने के लिए, या मूव से रेस्ट में लाने के लिए, व्हाटएवर, दैट इज सेड टू माय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस डस्टर की, इस डस्टर में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो हर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अपना अपना मास है, वो एक दूसरे के साथ में कुछ फोर्सेस भी लगा रहे हैं, इंटरेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, तो वो जो उसका मास है अंदर जो इंटरनल फोर्सेज हो, वो उनके इंटरनल फोर्सेज है। लेकिन हम जो इस पे फोर्स लगाएंगे दैट इज सेड टू बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अभी इस डस्टर को हम अगर इस तरीके से देखिएगा, फोर्स लगाएं, इसके जो सेंटर ऑफ मास में, ये रेक्टेंगल बॉडी है, रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके डायगोनल के जस्ट सेंटर पे होता है, यानी आप कहेंगे तो ये यहाँ पर होता है। अगर मैं कोई भी फोर्स लगाऊंगा इस पर और उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा तो ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी, यानी इसके सभी जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये देखिए सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, एंड दैट इज सेड टू बी योर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास ना करके किसी और पॉइंट से पास करूंगा, देखिए इसे, तो इसके जो आउटर पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन में आ रहे हैं, जबकि जो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के नियर बाय पॉइंट में है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लीनियर भी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से सर्कुलर मोशन होती है, दैट इज सेड टू माय रोटेशनल मोशन, और ठीक है एंगुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन, हम पहले भी आपको ये डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार, तो आई थिंक यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इसको एक्सप्लेन करने की। नाउ कम टू योर नेक्स्ट पार्ट, से रिजिड बॉडी। व्हाट आर योर रिजिड बॉडी? अगर हम देखिए रिजिड बॉडी, आपको पता है रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिसपे अगर हम फोर्स लगाए तो वो डिफॉर्मेशन ना हो, ये सिंपल डेफिनेशन। अगर हम अपने इसमें टर्म्स में बताएं तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे अगर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, राइट, उस पर जो आपके पॉइंट पे हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो सारे मास, इंडिविजुअल जो मास है वो आपके एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे, चाहे वो आपका ट्रांसलेशनल हो या रोटेशनल हो। मींस अगर हमने लगाया फोर्स किसी भी बॉडी पे और वो बॉडी रिजिड है, ठीक है, तो हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी रोटेट करेंगे, ठीक है, और अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सभी ट्रांसलेटरी मोशन करेंगे, मींस पूरा का पूरी बॉडी एक साथ मूव करेगी, दैट इज सेड टू माय रिजिड बॉडी। और फ्लेक्सिबल, आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी वो होती है जिसमें आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे ये डस्टर है, डस्टर एक रिजिड बॉडी है, अगर हम देखिए इसमें जितने भी पॉइंट है, चाहे ये लीनियर हो या रोटेशनल हो, सभी पार्टिकल्स मूव करेंगे एक साथ। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट हमने यहाँ पर लगाया तो ये स्टेशनरी मिलेगा। जैसे आपका कोई, अगर हम बात करें कोई फ्लेक्सिबल बॉडी जो होती है, ठीक है, जैसे बैग की हम बात कर लेते हैं तो ये फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो जरूरी नहीं है देखिए हमने इसको, तो यहाँ के पार्टिकल्स आपके ज़्यादा मूव करेंगे, इधर के पार्टिकल्स आपके नहीं मूव करेंगे, तो दिस इज सेड टू माय फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो जो अपना रिजिड बॉडी बेसिकली जहाँ पर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इन बॉडी इज इन मोशन, सो ऑल पार्टिकल्स आर इन मोशन, दैट इट इज सेड टू माय रिजिड बॉडी, ठीक है। उसी का, और जो हमें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ रिजिड बॉडी का ही कंसिडरेशन करना है, फ्लेक्सिबल बॉडी हमें नहीं लेनी। तो हमारे पास में देखिए अब हम वापस आ जाते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन थी, व्हाट आर योर रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो नाउ सेंटर ऑफ मास, तो वापस आ जाते हैं। What is the center of mass? Again, it is the point, ठीक है, at which the whole mass
of a system of particle is said to be concentrated. ठीक है, जिस पॉइंट पे वो सारा आपका कंसंट्रेट. द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजिशन वेक्टर, इट्स बाय RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट. ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू m mi ri डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ mi i इक्वल टू 1 टू. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग. ठीक है, ये हमारा लिखने का एक मेथड है. दिस इज माय सेंटर ऑफ मास. ठीक है, RCM of n particles. अगर जनरली हमारे पास में से देयर इज ए 2 particle system, then I can write down m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus. ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, हमारे असाइनमेंट में भी शेयर है. ठीक है, तो उसमें ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर होल मास ऑफ द बॉडी आर सेड टू बी कंसंट्रेट. ठीक है, और अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, देन एक्सटर्नल फोर्स आर सेड टू बी एक्ट ऑन दिस द सेम पॉइंट. ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे वो भी हम सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करें. ठीक है, अब वो सेंटर ऑफ मास से एक होता है हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर. ज्योमेट्रिक सेंटर, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं. यानी वो एक ऐसा पॉइंट आपका जहां पर पूरी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसका वेट ऑफ द बॉडी एक्ट होता है. अगर बॉडी हमारे पास में होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म बॉडी है, कोई होमोजीनियस मीन्स जिसकी थिकनेस आपकी सेम हो, यानी सिमेट्रिक टाइप की बॉडी है. ठीक है, तो आपका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम होते हैं. लेकिन एसिमेट्रिक है, मीन्स कुछ ऐसी बॉडी है जिसकी थिकनेस कहीं ज़्यादा है, कहीं पे कम है. ठीक है, जैसे ये एसिमेट्रिक बॉडी हमारे पास में, ये एसिमेट्रिक बॉडी है, इसके कुछ पार्ट की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कुछ पार्ट की थिकनेस बहुत कम है. यही चीज़ अगर हमारे पास में कुछ सिमेट्रिसिटी होती है, जैसे ये हमारे पास सिमेट्रिसिटी है, देखिएगा पूरी एक जैसा लगेगा. ठीक है, सो दिस इज सेड टू बी सिमेट्रिक बॉडी. ये हुआ, ये नोटबुक है हमारे पास में, ये सब सिमेट्रिक बॉडी में आते हैं. और कुछ एसिमेट्रिक बॉडी होती है जहाँ पर आपके पास में एक वेरिएशन जा रहा है. ठीक है, तो एसिमेट्रिक बॉडी में सेंटर ऑफ मास और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं बॉडी का, वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं. लेकिन हमारे पास जो केस आएंगे वो सिमेट्रिक के ही आएंगे, यूनिफॉर्म बॉडी. ठीक है, सेंटर ऑफ मास. और एक और इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, सेंटर ऑफ मास जो होता है हमारे पास में, इट्स नॉट मैंडेट कि जो हमारे पास में बॉडी है, जो मटेरियल है, वो उसी पे लाई करेगा, उससे बाहर भी लाई कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में सर्कुलर रिंग, जो सर्कुलर रिंग होती है, जैसे आपके पास कोई भी, अब ये सर्कुलर रिंग है जो आपके हाथ में कड़ा होता है. ठीक है, सिंपल से बात करें, या रिंग आपके पास में, इसमें जो सेंटर होता है वो हमारा कहीं यहाँ पर होता है, जबकि जो बॉडी है वो तो हमारी ये है, तो इस मटेरियल से बाहर. ठीक है, सो इट्स नॉट मैंडेट कि आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन भी आएगा कि कैन द सेंटर ऑफ मास शुड ऑलवेज बी ऑन द बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. सो इट्स नॉट मैंडेट कि विद इन द सरफेस हो उसके, यानी उसके सरफेस पे ही वो हमेशा ऐसा नहीं होता है, उसके मटेरियल से बाहर भी हो सकता है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं. अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम इस पर पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं. राइट, देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, उसमें कह रहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास में, जिसमें हमने 3 मास रख दिए हैं
से M1, M2 और M3. M1 is my 100 gram, M2 is my 150 gram and M3 is my 200 gram respectively. Each side of इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 0.5 है. ठीक है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है ऑल थ्री पार्टिकल्स, इस तीनों पार्टिकल. अब इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन नहीं है कि आपको जो सेंटर ऑफ मास बताना है उनका, वो बताना कहाँ से, मीन्स उसका रेफरेंस पॉइंट जो हमें लेना है वो कहाँ से लेना. तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मेंशन हो तो आपकी मर्जी है, रेफरेंस पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं. तो जो हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस प्लेन आप जिसको भी कह रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आप इसी क्वेश्चन में देखिएगा, सेंटर ऑफ मास अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट अगर मैं इसको ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने M1 को ले लिया, तभी अगर मान लो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटर ऑफ मास मेरा यहीं पे रहेगा. ठीक है, इस पार्टिकल एक एग्जांपल मान लेता हूँ, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पर है इस पर, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही रहेगी. अब आप अपना रेफरेंस पॉइंट आप M1 को लो या M2 को लो या M3 को लो या तीसरा पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं पे भी ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो कोऑर्डिनेट्स पे हमारा सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता. ठीक है, ये जो भी सेंटर ऑफ मास होगा मेरा वो फिक्स होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होता है अपनी बॉडी का. ठीक है, हमारी बॉडी में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी बॉडी का ही है. सिर का हमारा अलग मास है, हाथ का हमारे अलग मास है. ठीक है, जैसे सनी देओल के हाथ का 2.5 किलो का वजन है. ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग वेट है. ठीक है, हमारा सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर होता है. ठीक है, जनरली होता नहीं है, मेरा नहीं होता है क्योंकि मेरा ज़्यादा वेट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो सेंटर ऑफ मास है ये, अब मैं अगर हेड से इसे मेजर करूंगा तब भी ये मेरे पास में इतना पॉइंट आएगा, मैं अगर राइट साइड से मेजर करूंगा तब भी यही पॉइंट आएगा. पॉइंट तो यही रहेगा, बस अगर आप हेड से मेजर करोगे तो हेड से डिस्टेंस आएगी, लेग से मेजर करोगे तो लेग से डिस्टेंस आएगी. तो मीन सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मेरी सेम रहेगी अगर आई विल मेजर फ्रॉम M1, M2 और M3 व्हाटएवर. ठीक है, M3 से मेजर करूंगा तो डिस्टेंस M3 से आ जाएगी आपकी, M1 से मेजर करूंगा M1 से, या फिर मैं किसी और भी पॉइंट से कर सकता हूँ. मैं मान लीजिएगा यही ट्रायंगल में ऐसे ले लेता, ये मेरे पास में M1, M2, M3 और मैं एक तीसरा पॉइंट ले लेता, कोई कोऑर्डिनेट ले लेता यहाँ से. लेकिन हमेशा आप जब हमें मेंशन नहीं होता है, अगर देखिए हमें चीज मेंशन हो जाती है कि 100 ग्राम से निकालो या इसके इस पॉइंट से निकालो, सेंट्रोइड से निकालो या M2 से निकालो या जिससे भी निकालो, तो हम वही लेते हैं. जब हमें मेंशन नहीं होता तो हम ऐसी कोशिश करते हैं वो पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट लें, यानी जो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना वो ऐसा पॉइंट लें जहाँ से सभी मासेज की डिस्टेंस निकालना आपके लिए ईजी है. राइट, अगर मैं मान लीजिएगा देखिएगा थर्ड पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ ले लिया कोई पॉइंट, अब मुझे ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं, तो इसलिए मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं. अब देखिए अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ तो मुझे इससे M1 से M2 की डिस्टेंस भी पता है, मुझे M1 से M3 की डिस्टेंस. जो रेफरेंस पॉइंट आप कंसीडर करेंगे वहाँ से आपके पास जितने भी मासेज हैं उनकी सबकी डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, बस आप इस बात का ध्यान रखें. ठीक है, तो ना M1 से देखिएगा हाउ मच द R1, R1 मतलब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इससे M1 की पोजीशन. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M1 फ्रॉम M1? 0. भाई M1 से M1 की डिस्टेंस कितनी होगी? 0. हाउ मच द R2? ठीक है, R2 है मेरा 0.5 क्योंकि M1 से मेरी इसकी डिस्टेंस है 0.5. हाउ मच माय R3? R3 है मेरा, R3 भी मेरा 0.5 है. भाई पोजीशन दो मेरी यहाँ से M1 से M3 की डिस्टेंस भी 0.5. तो हाउ मच द RCM? दैट्स माय M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3.
देखिए यहाँ पर आपके पास में m1 जो है ग्राम में है, ये मीटर में है, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए m1 ऊपर भी उधर जाना है नीचे भी, तो याद रखेंगे अगर हम m1 की जो यूनिट ऊपर रख रहे हैं वही यूनिट, लेकिन सबकी एक जैसी है। अगर ये ग्राम है, अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो भी बेटर है, ठीक है। दैट्स वाई 100 इंटू 0 प्लस 150 इंटू में 0.5 प्लस 200 इंटू में 0.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150 प्लस 2। सो हाउ मच RCM 100 इंटू 0 तो 0 हो गया, 150 ये हो गया 75 प्लस कितना हो गया हमारे पास में, इट्स माय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 250 दैट्स योर 450, दैट्स योर 175 डिवाइड बाय 450, ठीक है। अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 45 से 5 3 जा 50 एंड 2 5 5 से 25। सो ये आ जाएगा मेरे पास में 9 4 जा 36 होता है, यानी 9 3 जा 55 9 3 जा 9 3 जा 27 8 मतलब 80, तो 9 8 जा 0.38 आएगा, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली RCM विल बी माय 0.38 मीटर फ्रॉम 100 ग्राम मास। यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पर हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो आपका 100 ग्राम मास है। तो ये तो हमारे पास में क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन हमसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में पूछ लेता, ठीक है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जनरली हमसे कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जाते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी निकालना। तो यानी x और ये तो देखिए पोजीशन वेक्टर आ गई, सीधे सीधे इसकी पोजीशन आ गई यहाँ पर, लेकिन अगर x और y कोऑर्डिनेट हमसे पूछे जाते हैं तो वो कितने होते हैं हमारे पास में। तो उसके लिए हम करते कुछ नहीं है, ये m1 आपका फिर से वही 100 ग्राम, m2 150 ग्राम, m3 200 ग्राम, राइट। अब ये पोजीशन की जगह हम यहाँ पर ये x और y कोऑर्डिनेट लेंगे, तो हाउ मच ऑफ कोऑर्डिनेट रेफरेंस पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x 0 y1 भी, ठीक है। इसका ये देखिए यहाँ से इसकी x डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से x एक्सिस में x2 0.5, हाउ मच ऑफ y2 0, क्योंकि इसका वर्टिकल में कोई कंपोनेंट है। लेकिन इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका देखिएगा, इसकी x पोजीशन ये है, ये x3 है, ये x एक्सिस है इसका, और ये इसका y एक्सिस, ये y अपना कोऑर्डिनेट है, देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। इसका x1 y1 0 है क्योंकि ये इनसे रेफरेंस पॉइंट है, इसका x2 0.5 है x एक्सिस में, y एक्सिस में ये 0 है क्योंकि y एक्सिस, ये x एक्सिस को ऊपर लाएगा, ये x3 y3। x3 देखिएगा इधर, तो ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये जो भी हमारे पास में जो बाइसेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इसको, और ये 0.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी x3 जो हो गया अपने पास में 0.5 डिवाइड बाई 2। लेकिन y3 कैसे निकालेंगे हम, आपको पता होना चाहिए, अगर साइड मेरे पास a होती है तो ये a/2, ये भी a/2, और ये जो परपेंडिकुलर साइड आता है वो आता है आपका √3/2a। आई थिंक सभी को पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये a/2, ये a। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 √3/2a आता है, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2a। तो y3 मेरे पास में आ गया √3/2 इंटू में 0.5। ये x और y कोऑर्डिनेट मेरे बन गए हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे अगर मुझसे कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं तो सिंपल मैं यहाँ पर आई विल फाइंड आउट XCM, दैट्स माय m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 plus m. So this is my XCM. How is the XCM? That will be my 100 into the 0
प्लस 150 इंटू में 0 प्लस 150 इंटू 0.5 प्लस 200 इंटू में √3/2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई टोटल मास 100, ये आ गया 4. Then I will simply calculate this. Similarly, YCM, that's your 100 into में M1/1 प्लस M2/2. यहाँ पर सिर्फ हम y कोऑर्डिनेट रखेंगे, M3/3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M. राइट. सो नाउ यहाँ पर मैं 100 इंटू 0 प्लस 150 इंटू 0, सॉरी ये √3/2 नहीं आएगा यहाँ पर, इसमें तो 0.5 डिवाइड बाई 2 था, तो सीधे इंटू में 200 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू में 0 और डिवाइड बाई टोटल मास. तो हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास. जनरली हमें यही चीज़ निकालनी है. ठीक है. और भी हमारे पास में क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेंटर ऑफ मास है. ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम, जो मैंने आपको बताया. क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका डेरिवेशन है, 6 भी डेरिवेशन है, 7th भी आपका थ्योरी क्वेश्चन है, 8th भी थ्योरी है, 9th भी थ्योरी है. ओके, देन नंबरिंग गलत होगी इस पर, कोई बात नहीं. तो सेकंड नंबरिंग जो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं. और ये कहता है आपका 3 मास है आपके पास में, प्लेस है एक्स एक्सिस पे, 300 ग्राम एक्स ओरिजिन पे है, 400 ग्राम 40 सेंटीमीटर पे और 400 ग्राम 70 सेंटीमीटर पे. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन. यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया ओरिजिन, और ओरिजिन मतलब 300 ग्राम ओरिजिन पे ऑलरेडी रखा है. तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, मैं हिंट दे देता हूँ उसका. हमारे पास में 3 मास है, तीनों एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं. ये ओरिजिन पे रखा है 300 मास, 300 ग्राम. ठीक है. फिर 500 ग्राम है 40 सेंटीमीटर में, 40 सेंटीमीटर पे ओरिजिन से, ये ओरिजिन है मेरा O. और फिर नेक्स्ट मेरे पास में 400 ग्राम है, वो 70 सेंटीमीटर. ये भी ओरिजिन से हमें डिस्टेंस गिवन है. इसमें कोई भी y एक्सिस y कोऑर्डिनेट आएगा नहीं, सीधे सीधे x कोऑर्डिनेट ही है. इसको मैं m1 मान लूंगा, m2 मान लूंगा, ये m3 मान लूंगा, और सीधे फॉर्मूले से आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालें. इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9th है. ठीक है. 10th है. 10th में आपको कोऑर्डिनेट्स दे दी है डायरेक्टली, x y z तीनों कोऑर्डिनेट, और आपको पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की. तो यहाँ पर आपसे सिंपली कोऑर्डिनेट की ही फॉर्म में पूछ लेंगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th जो है हमारे, वो इसी सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है आपके, जो आपको परफॉर्म करना है. राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. भाई हमारे पास में वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी dr/dt. तो सिंपली हमारे पास में अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम क्या आ जाएगा हमारे पास में वेलोसिटी है. सो दिस इज योर VCM, इट विल बी इक्वल टू d/dt of, that will be your RCM की वैल्यू रखी है यहाँ पर m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट mn/rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस ये देखिए मास तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा नीचे वाले टर्म में, यानी 1/m1 प्लस m2 प्लस m3 mn, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा. सिर्फ अंदर बचेगा आपके पास में d/dt और ये m1r1
प्लस डी ओवर डी टी ऑफ M2R2 प्लस डी ओवर डी टी ऑफ M3R3 डॉट डी ओवर डी टी ऑफ MnR, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट 1/में आप इसे सिग्मा ऑफ एम भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, टोटल मास। वहाँ पे भी देखिए M1 M2 M3 Mn ये सब मास है, ये कांस्टेंट है, तो ये तो वैसे डिफरेंशिएशन बाहर लेंगे तो आ जाएगा आपका M1 dR1 ओवर dt प्लस M2 dR2 ओवर dt प्लस M3 dR3 ओवर dt लगे Mn dRn ओवर dt, right? So this velocity of center of mass 1/, capital M is your total mass। ये देखिए what is this position of rate of position of first particle, rate of position of second particle, rate of position of n particles। So this can be written as your M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 and hence plus Mn V। ठीक है। So I can write down the velocity of center of mass will be equal to M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 plus up to Mn Vn divided by M1 plus M2 plus M3 plus whatever। In mathematics form I can write down this is your sigma of I equal to 1 to n mi vi and divided by sigma of mi from I equal to 1 to n। ये हो गया हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ सेंटर। जैसे हमने वेलोसिटी निकाली वैसे हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, यानी एक बार और वेलोसिटी को डिवाइड कर दो आप, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM it will be equal to simply you can say अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इन द सेम वे you will get M1 A1 plus M2 A2 plus dot dot Mn An divided by M1 plus M2 plus dot dot। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में इसी टाइप से हमारे पास में वेलोसिटी से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स है आपके पास। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द वेलोसिटी ऑफ 3 पार्टिकल्स 20 ग्राम 30 ग्राम एंड 50 ग्राम आर गिवन एज 10 I कैप 10 J कैप एंड 10 K कैप, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी गिवन है, हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। बस आपके पास में जो फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का वो I कैप J कैप और K कैप की फॉर्म में आएगा, यानी वेक्टर सॉल्व करना आपको पहले मैंने सिखा दिया। अब जिससे सॉल्व करना नहीं आता उसको पिटाई पड़ेगी, ठीक है। तो वेक्टर पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वेलोसिटी गिवन है वो थोड़ी सी वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। v1 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो v1 इज इक्वल्स टू 10 I कैप, v2 इज इक्वल्स टू 10 J कैप और v3 इज इक्वल्स टू 10 K कैप। M1 20 ग्राम M2 30 ग्राम एंड M3 50 ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो इट विल बी योर 20 into 10 I कैप प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 30 into में 10 J कैप प्लस 50 into में 10 K कैप डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 प्लस 20 30 50 50 50 100 100 हो गया। ये यहाँ से हो गया 200 I कैप प्लस 300 J कैप प्लस 500 K कैप डिवाइडेड बाई 100
100 से डिवाइड कर दो। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई आपके पास में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और इस वेक्टर को जिसने सोल्व नहीं किया उसको मैं घुसम कुत्ते मारना है, ठीक है। ये वेक्टर सोल्व करना तुम्हारा काम है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। टाटा बाय बाय।